सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए जो लेसन नंबर 3 है 10th क्लास में, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप। तो प्रत्येक जो जीव होता है तो जीव में उसका जो शरीर होता है एक प्रकार से रोगाणुओं से लड़ता है, रोगाणुओं से अपने शरीर की रक्षा करता है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? जितने भी रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, वायरस हैं, उन जीवाणु और रोगाणुओं से शरीर की जो सुरक्षा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। अब प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी अधिक है हमारे शरीर के अंदर तो हम रोगाणु को नष्ट कर सकते हैं, और यदि इम्यूनिटी पावर कम है तो रोगाणु को नष्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो होना क्या चाहिए? हमारा शरीर अधिक प्रतिरक्षा वाला होना चाहिए ताकि उस रोगाणु को नष्ट किया जा सकता है। अब प्रतिरक्षा जो होती है उसकी अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा भी हो सकती है, उपार्जित प्रतिरक्षा भी हो सकती है। जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात जो जन्म से ही होती है हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, उसको जन्मजात कह सकते हैं। और उपार्जित जो ग्रहण की जाती है उसको हम कहेंगे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में पहले, और उसके बाद हम रक्त समूह के बारे में भी अध्ययन करेंगे। रक्त है तो रक्त समूह कितने प्रकार का हो सकता है, या रक्त का निर्माण किस प्रकार से होता है, रक्त का संगठन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो प्रतिरक्षा आप पॉइंट डाल दीजिएगा। प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी किसे कह सकते हैं? शरीर है, शरीर के द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा करने क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है। शरीर के द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा, शरीर के द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। प्रतिरक्षा कहलाता है। और प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में तंत्र उपस्थित होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? शरीर के द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा करना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। और प्रतिरक्षा के लिए शरीर में उपस्थित तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। प्रतिरक्षा के लिए शरीर में उपस्थित जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसमें लसिका, लसिका पर्व, लसिका पर्व, वृक्क, लसिका, लसिका पर्व, वृक्क, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा, ये भाग उपस्थित होते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ती है या इम्यूनिटी
उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर। लसिका, लसीकाफल, वृक्क, अस्थि मज्जा ये भाग होते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब प्रतिरक्षा जो होती है तो प्रतिरक्षा के लिए विधियां पाई जाती हैं। प्रतिरक्षा के लिए जो विधियां होती हैं उनको हम कहते हैं प्रतिरक्षा विधियां कहते हैं। जो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी होती है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा कह सकते हैं इसको। प्रतिरक्षा विधियां, प्रतिरक्षा विधियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा जो शरीर में जन्म से उपस्थित होती है, और दूसरी होती है अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित या इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं इसको। अब जन्मजात जो जन्म से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है प्रतिरक्षा वो कहलाती है जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। कोई भी रोगाणु है या प्रतिजन है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर में उसके लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है। एक तो होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी होता है। प्रतिजन क्या है? एक प्रकार से रोगाणु होते हैं, और वही रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर में यदि प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के पश्चात हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, वो क्या है? प्रतिरक्षी है। और उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, या शरीर के बाहर से भी प्रतिरक्षी डाले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो उन रोगाणु या प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो एक तो होता है प्रतिजन एंटीजन, और दूसरा होता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। 2 अलग अलग प्रकार के हैं। तो प्रतिरक्षा विधि कितने प्रकार की होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा। ये जन्म से उत्पन्न होती है और ये अर्जित की जाती है। शरीर के बाहर से प्रतिरक्षों का शरीर में डाला जाता है और डालने के पश्चात प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। अर्जित प्रतिरक्षा को हम उपार्जित भी कह सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। इसकी भी 2 विधियां हो रही हैं। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? अर्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा। अब जन्मजात की प्रतिरक्षा है उसमें कुछ अवरोधक होते हैं, कुछ अवरोधक होते हैं, जैसे भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक हैं, कोशिकीय अवरोधक हैं, या ज्वर तथा सूजन है। ये क्या कर लेते हैं? जो भी रोगाणु होते हैं तो उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं या हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो इनको डिफरेंट अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है और अर्जित प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा विधियां, प्रतिरक्षा विधियां से फर्स्ट जन्मजात प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा। तो ये जो विधि है ये हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही उपस्थित होती है, जो रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है, रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर अवरोधक होते हैं, उन अवरोधक के माध्यम से जो भी रोगाणु हैं या प्रतिजन हैं उनको नष्ट करते हैं या शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो यह शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अवरोधक उपस्थित होते हैं, और सबसे पहले जो भी कोई रोगाणु है उस रोगाणु का सामना या प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम किससे होता है? जन्मजात प्रतिरक्षा से होता है। सर्वप्रथम किससे सामना होता है? किसी भी रोगाणु या प्रतिजन का जन्मजात प्रतिरक्षा से होता है। इसमें जो भी अवरोधक हैं वो कौन कौन से अवरोधक हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा में अवरोधक कौन कौन से हैं? तो भौतिक अवरोधक। इसमें जो भी अवरोधक कौन कौन से हैं? भौतिक अवरोधक, सेकेंड है रासायनिक अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक, और ज्वर तथा सूजन। तो जन्मजात प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक और ज्वर तथा सूजन जो होते हैं, इनके माध्यम से जो भी रोगाणु हैं या प्रतिजन हैं उनको रोका जाता है या नष्ट किया जाता है। अब भौतिक अवरोधक क्या है? तो भौतिक जो कारक होते हैं उन कारकों के माध्यम से हमारे शरीर की रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है। भौतिक अवरोधक कौन कौन से हो सकते हैं? एक प्रकार से हमारी त्वचा होती है, तो सर्वप्रथम जो भी कोई जीवाणु है, रोगाणु है, वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? त्वचा के माध्यम से हो सकता है। अब जैसे जो त्वचा है तो त्वचा उस रोगाणु को या प्रतिजन को शरीर के बाहर ही रख देती है, जिससे हमारे शरीर की रक्षा की सुरक्षा हो जाती है। नासक छिद्र हैं, तो नासक छिद्र जो होते हैं उन नासक छिद्रों के माध्यम से जो भी रोगाणु होता है या जीवाणु होता है, प्रतिजन है, तो उसको बाहर ही रख दिया जाता है, अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। नासक छिद्र में रोम पाए जाते हैं, उन रोम के माध्यम से जो जीवाणु है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार से प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर की। पक्षमाभ है या कसाब है तो वो भी भौतिक अवरोधक है। तो भौतिक अवरोधक में कौन कौन से भाग आते हैं? एक प्रकार से भौतिक अवरोधक जैसे त्वचा हो जाती है, नासा छिद्र, रोम, नासा छिद्र, रोम, पक्षमाभ, व कसाब,
इसीलिए और फ्लैजेला भी जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो त्वचा है वह भी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। नासा छिद्र, रोम है, पक्षमाभ है और वह कसाद है, तो ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। जो भी रोगाणु है उन रोगाणु को बाहर ही रख देते हैं, अंदर प्रवेश करने से रोका जाता है, तो शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोका जाता है। रासायनिक अवरोधक, कुछ रासायनिक अवरोधक भी हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो रासायनिक अवरोधक जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं एक प्रकार से, जैसे आमाशय है, तो आमाशय में जठरस पाया जाता है, तो आमाशय का अम्लीय माध्यम एक प्रकार से वो भी क्या है, रासायनिक अवरोधक है। आमाशय का अम्लीय माध्यम, आमाशय का अम्लीय माध्यम। तो योनि होती है, मादाओं में योनि है, तो योनि में उपस्थित जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, तो योनि का अम्लीय माध्यम भी है। योनि का अम्लीय माध्यम, ये भी किसमें आता है, रासायनिक अवरोधक का कार्य करता है एक प्रकार से। पसीना और आंसू, पसीना व आंसू या अश्रु है वो भी क्या करते हैं, रासायनिक अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। तो आमाशय का अम्लीय माध्यम एक प्रकार से, जो अम्लीय माध्यम में जठरस होता है, तो जठरस क्या करता है, आमाशय में जो भी कोई जीवाणु प्रवेश कर जाता है, रोगाणु प्रवेश कर जाता है, तो उसको नष्ट करने का कार्य करता है। योनि है, तो योनि में भी अम्लीय माध्यम होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के माध्यम से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो वह लैक्टिक अम्ल की क्या करते हैं, रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करते हैं, ये शरीर की प्रतिरक्षा करने का कार्य करते हैं। पसीना होता है, तो पसीना भी रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। आंसू होते हैं, तो आंसू भी रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अवरोधक में आमाशय का अम्लीय माध्यम, योनि का अम्लीय माध्यम और पसीना व आंसू आ जाते हैं, ये रासायनिक अवरोधक का कार्य करते हैं। फिर कोशिकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक में विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, तो ये कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकीय अवरोधक का कार्य करती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। कोशिकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक में मैक्रोफेज, मोनोसाइट, प्राकृतिक, मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, ये जो होती है कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं क्या करती है, जो रोगाणु होते हैं रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है या नष्ट करने का कार्य करती है। एक प्रकार से WBC होती है, न्यूट्रोफिल भी होती है, न्यूट्रोफिल। इन कोशिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है या उनको उनसे लड़ने का कार्य किया जाता है। न्यूट्रोफिल, तो मैक्रोफेज, मोनोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिका और न्यूट्रोफिल, ये कोशिकाएं होती है रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, ज्वर तथा सूजन। ज्वर
तथा सूजन। ज्वर तथा सूजन जो होती है उनके माध्यम से भी क्या किया जाता है, रोगाणुओं से सुरक्षा की जाती है। जैसे बुखार आता है, ज्वर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान के बढ़ने के कारण से जो रोगाणु हैं या प्रतिजन हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो ज्वर भी कार्य करता है और सूजन भी होती है, तो सूजन के माध्यम से भी उन रोगाणुओं से सुरक्षा की जा सकती है। तो ये क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षाएं जो हमारे शरीर के अंदर जन्म से उत्पन्न होती हैं या उपस्थित होती है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर की सुरक्षा हो सकती है, तो भौतिक अवरोधक हो सकते हैं, रासायनिक अवरोधक हो सकते हैं, कोशिकीय अवरोधक हो सकते हैं और ज्वर तथा सूजन, ये अवरोधक हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं और जन्मजात होते हैं, इसलिए जन्मजात प्रतिरक्षा विधियां। अब उसी में विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि दूसरी है, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। अर्जित या इसी को उपार्जित, अर्जित, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। अर्जित भी हो सकती है, उपार्जित भी हो सकती है और इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं। तो अर्जित, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि क्या होती है एक प्रकार से, तो शरीर के बाहर से जब भी कोई प्रतिजन या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके लिए प्रतिरक्षों का निर्माण होता है। या तो शरीर के बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी प्रवेश कराया जाता है और वही प्रतिरक्षी क्या करता है, प्रतिजन के साथ में जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा के द्वारा उस प्रतिजन से जुड़कर प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़कर उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। वह होती है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होती है। तो अर्जित प्रतिरक्षा जो होती है इसमें क्या होता है कि मतलब जब कोई जीवाणु है या रोगाणु है या प्रतिजन है शरीर के बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी है प्रतिजन के साथ में जुड़कर, प्रतिजन के साथ में जुड़कर उस प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट कर देता है। शरीर के बाहर से जब भी कोई रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ में जुड़कर कोशिका मध्यस्थ क्रिया के द्वारा उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। यह कहलाती है विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कहलाती है। और इस विधि में किसी प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा है तो विशेष प्रतिजन के लिए कोई विशेष प्रतिरक्षी उपस्थित होता है जो प्रतिजन के साथ में जुड़कर उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो शरीर के बाहर से जब कोई रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश करता है
जब शरीर के बाहर से जब कोई रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और यह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़कर कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्रिया के द्वारा इस प्रतिजन को नष्ट कर देती है तो जब शरीर के बाहर से जब कोई रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और यह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़कर कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्रिया के द्वारा इस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। जो भी प्रतिजन आया है वह प्रतिजन पहले किसका निर्माण करेगा? प्रतिरक्षी का निर्माण कर देता है और प्रतिरक्षी जब बन जाता है तो पहले प्रतिरक्षी प्रतिजन को क्या कर देता है? उसके साथ में जुड़कर कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के द्वारा उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। अब इस विधि में क्या होता है? किसी विशिष्ट प्रतिजन के लिए कोई विशिष्ट प्रतिरक्षी उपस्थित होता है। वह प्रतिरक्षी जो होता है वह प्रतिजन से जुड़कर उस प्रतिजन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अर्जित उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो होती है दो प्रकार से होती है। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इस विधि को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है कि जब भी कोई रोगाणु है या प्रतिजन है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर के द्वारा स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। जब भी कोई रोगाणु है या प्रतिजन है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रतिजन को नष्ट करने के लिए स्वयं शरीर जो है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, तो उसको कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जब भी कोई रोगाणु है या प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर के बाहर से उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए जो भी प्रतिरक्षी डाले जाते हैं और डालने के पश्चात में उस विधि को नाम दिया जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होगा? जब कोई रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के द्वारा स्वयं
शरीर के द्वारा स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है, तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। तो जब भी कोई रोगाणु या प्रतिजन है शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के द्वारा स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। अब प्रतिजन बन गया है, प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है और उसको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी बन गया है। वह प्रतिरक्षी क्या कर देगा? उस प्रतिजन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा और हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। इस क्रिया को नाम देता है, इस विधि को नाम देता है सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, लिम्फोसाइट होती है। वो लिम्फोसाइट क्या करती है? जो रोगाणु है या प्रतिजन है उसको नष्ट करने का कार्य कर देती है। दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। इसी में सेकंड निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि, निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है कि मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश कर गया है तो उसको नष्ट करने के लिए बाहर से, शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी को अंदर प्रवेश कराया जाता है। जब प्रवेश कर जाता है प्रतिरक्षी तो वह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़कर उस प्रतिजन को या रोगाणु को नष्ट कर देता है। इसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा? शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी, शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है और यह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़कर प्रतिजन को नष्ट कर देता है। तो शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश कराया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है और यह प्रतिरक्षी जो होता है प्रतिजन के साथ जुड़कर प्रतिजन को नष्ट कर देता है। इसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं और वही टीके या वैक्सीन जो होते हैं हमारी प्रतिरक्षा करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि और सक्रिय प्रतिरक्षा विधि, 2 भागों में इसको बांटा जाता है। तो इसके लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं या वैक्सीन लगाए जाते हैं। ओके, तो हमने आज पढ़ा है कि मतलब जो प्रतिरक्षा है तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और प्रतिरक्षा जो विधियां होती है वो विधियां कौन से प्रकार की हो सकती है। ओके, जय हिंद, जय भारत।